स्टार्ट करें। एक बार हम दोबारा से फ्रिक्शन समझा देना चाहते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, राइट? फ्रिक्शन की डेफिनेशन सुन लीजिए केवल। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को अपोज करती है। मेनली फ्रिक्शन का नेचर अपोजिंग नेचर है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे को कांटेक्ट में चल रहे हैं, टच करते हुए, और रिलेटिव मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मतलब होता है एक या तो ज्यादा स्पीड में हो ऑब्जेक्ट और दूसरा स्लो मूव कर रहा हो, या फिर एक रेस्ट में हो और उसके ऊपर कांटेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो। तो उनके बिटवीन, कांटेक्ट सरफेस के बिटवीन जो फोर्स काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। डेफिनेशन अगर लिखनी हो, मान लीजिए सपोज करिए, तो हम कैसे लिखेंगे, मैं उसको एक बार डिफाइन कर देता हूं, सुन लीजिए आप लोग। When two objects are in relative motion with contact each other, then an opposing force acting between the contact surfaces which tries to oppose the motion of the objects, but its direction is opposite to the tendency of movement and it is parallel to the contact surfaces. ये तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई। फ्रिक्शन है क्या? ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब हो गया ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो। देखो, कंजर्वेटिव मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव हैं। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन होता है और विस्कस फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नेचर में आएगा। और ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स की जो अपोज करे मूवमेंट का, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की कांटेक्ट सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा। एक स्मूथ सरफेस है, एक रफ है, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, और दोनों ही स्मूथ सरफेस हैं तो फ्रिक्शन और कम होगा। हालांकि फ्रिक्शन कुछ केसेस में मतलब हमें गेन भी देता है और कुछ में लॉस भी देता है। फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो हम प्रोपागेट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मूवमेंट है, चलना है, वो फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। जब हम चलते हैं तो हम एक तरीके से अर्थ को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। बात समझते हैं? फ्रिक्शन जरूरी है। टायर्स में आप देखिए छोटे छोटे कट बने होते कि नहीं? और जब वो पूरे टायर के कट घिस जाते हैं तो वो टायर हम लोग चेंज करा लेते हैं, क्योंकि जब भी ब्रेक मारोगे तो स्लिप कर जाएगी अगर वो नहीं बने होंगे डिजाइन। ध्यान रखिएगा, स्मूथ टायर हो तो ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुकेगी नहीं और स्लिप करती चली जाएगी। तो जरूरी है, फ्रिक्शन जरूरी है हमारे लिए। अगर हम कभी टर्न पे हो, सपोज करो मुड़ रहे हो मोड़ पे, तो वहां भी टायर और अर्थ के सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन काम करता है। वो ऑब्जेक्ट को मुड़ने के लिए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखिएगा। और अगर सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो हमारी गाड़ी मुड़ने की जगह स्लिप कर जाएगी। जैसे आप बाइक से जा रहे हो और काफी ठीक स्पीड है और मुड़ना पड़े तुम्हें अचानक, बात समझना थोड़ा, और जहां मोड़ है वहीं बजरी पड़ी हो, मोरंग पड़ी हो, तो क्या आप इजीली मुड़ पाएंगे? बिना स्लो करे आप स्लिप कर जाएंगे, गिर पड़ेंगे, पैर अलग से टूट जाएंगे, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। अगर रोड आइसी हो, आइस वाला रोड हो, तो भी गाड़ियां स्लिप करती हैं। आईसी रोड को नॉन फ्रिक्शन फुल बनाने के लिए हम लोग डस्ट का छिड़काव करते हैं। बहुत ऐसे एरिया हैं जहां आइस गिरती रहती है, या तो आइस हटाई जाती है, रिमूव की जाती है, या उसके ऊपर थोड़ी बहुत बालू का छिड़काव कर दिया जाता है जिससे सफिशिएंट फ्रिक्शन हो जाए। लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा भी ना हो, नहीं तो फिर हम चल ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन की कैटेगरी पे हम बात करते हैं। फ्रिक्शन को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक पहला कैटेगरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है, और तीसरा रोटेशनल फ्रिक्शन है, रोटेट करने पर। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। फर्स्ट नंबर जो आपको डालना है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, हम भले उसको ट्राई कर रहे हो मूव कराने का, लेकिन अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बिटवीन जो फोर्स काम करेगा फ्रिक्शन वाला, वो अपोजिट टू द मूवमेंट। अगर हम उधर ले जाना चाहते हैं तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, और अभी इस रेस्ट में है तो हम कहेंगे द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ
रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, उसको हम एफ एस रिप्रेजेंट करेंगे। एफ एस है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है रिएक्शन पर। देखो इस ऑब्जेक्ट को हमने लिया हुआ है, इसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिस सरफेस पे हमने रखा है हर एक सरफेस ऊपर की तरफ रिएक्शन देता है, तो इसका रिएक्शन r ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है यहां पर वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। और रिएक्शन देखिए किसके अपोजिट है, mg के। मोशन हो नहीं रहा है, बैलेंस है, तो r ही mg बन जाता है। आगे हम r को mg भी पुट कर पाएंगे। फिलहाल तो एफ एस प्रोपोर्शनल r लिखा और प्रोपोर्शनल हटा दिया तो कांस्टेंट आ गया म्यूएस। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यूएस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये तो हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये म्यूएस। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एम जी। आर को mg पुट कर दिया, यहां पर r को हमने क्या पुट कर दिया है, mg। अगर सपोज करो कि मोशन स्टार्ट ही हो गया हो, कभी एक्सीलरेशन मोशन है, अगर मोशन हो रहा है लेकिन वो एक्सीलरेटेड है, कुछ जगह हम इसको भी यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, एक्सीलरेटेड मोशन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है एटलीस्ट उतना तुम्हें फोर्स लेना पड़ेगा, तभी तो लुढ़कना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट। भाई जितना फ्रिक्शन लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मूव कराना चाहते हैं, तो जितना भी फ्रिक्शन लग रहा है एटलीस्ट उससे ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो लुढ़कना शुरू हो पाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो पाया कि हमने इतना फोर्स लगा दिया जितना एफ एस है, तो ऑब्जेक्ट सपोज करो ए एक्सीलरेशन लेकर के ट्रेवल करने लगा, मूव करने लगा, तो हम एफ को कभी कभी एम ए भी लिख सकेंगे। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? इतना ही फोर्स हमने अप्लाई कर दिया जितना एफ एस है एटलीस्ट, या मोर देन दैट, तो इसको हमने एम ए लिख दिया, तो एक फार्मूला बना म्यू एस इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल, यहां से म्यू एस का एक रिजल्ट आ रहा, देखो ए बाई एम जी, सॉरी ए बाई जी बचेगा, एम तो कैंसिल हो जाएगा। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं शीट दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना हो तो आप इस रिलेशन का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, इतना आपको नोट करना है। फिर हम आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी का एक पार्ट है, एक कह सकते हो स्पेशल केस है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैं उसको डिस्कस करूंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, चलिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का इंटीरियर पार्ट है एक तरह से, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जरा समझते हैं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। देखो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई बहुत बड़ा पैकेट है, वीट का पैकेट है, मान लो 1 क्विंटल का पैकेट है, और वो एकदम रफ सरफेस में कहीं घर में पड़ा हुआ है, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है, मार्बल वगैरह नहीं लगा है, रफ सरफेस है, और एक छोटा बच्चा उसको स्लाइड करा करके, मूव करा करके, डिस्प्लेस करा करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना चाहता है, और उस बच्चे के डिस्प्लेस कराने की कैपेसिटी मैक्सिमम 30 kg है, वो 30 kg तक खींच सकता है अपने दम पे, और वो 100 kg रखा हुआ पैकेट। तो फिर वो बच्चा हेल्प के लिए बुलाएगा किसी को, सपोज करो उसने अपने जैसा एक और बच्चा बुला लिया, फिर वो खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या स्लाइड कर पाएगा? अब कैपेसिटी हो गई 60 kg दो बच्चों की, फिर एक और बच्चा आ गया, बात समझिएगा। अब उनके तीनों को मिलकर के घसीटने की टेंडेंसी की कह सकते हो कैपेसिटी कितनी बन गई, 90 kg, और पैकेट में है कितना, 100 kg, तो क्या वो स्लाइड कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अब एक तरीके से स्लाइड करने की पोजीशन में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा अगर फोर्स और कोई लगा दे आके धक्का, जिसकी 10 kg कैपेसिटी है, 11 kg कैपेसिटी है, तो वो स्लाइड होने लगेगा कि नहीं, बताओ भाई। यानी एक और बच्चे को उसने बुला लिया और उसकी कैपेसिटी एग्जैक्ट 10 kg है, छोटा एकदम बच्चा है, अब चारों का मिला के कितनी हो गई, 100 kg,
और वो पैकेट 100 kg का है। अब आप एकदम इक्वल पोजीशन पे आ गए, लेकिन अभी स्लाइड स्टार्ट नहीं हुआ। देखो ध्यान देना, जब तक हमारी जो फोर्स अप्लाइड है वो 101 kg के लिए ना हो जाए तब तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। 100 kg तो बैलेंस कर पाया है, यानी इस समय पैकेट ट्राई मतलब कह सकते हो रेडी टू मूव, रेडी टू मूव की सिचुएशन में है, बट डज नॉट रेडी। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं किसी से, अगर उसका मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और हमने उसको 100 रुपीज ही लगाए दुकानदार को कि भाई 100 रुपए देंगे आपको, क्या वो तुमको दे देगा अपना सामान? क्योंकि इसका कॉस्ट ही 100 है। लेकिन 100 जब आप उसकी कीमत लगा दोगे तो ज्यादा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको लगने लगेगा कि आप शायद थोड़ा आप ऊपर और बढ़ेंगे और थोड़ा आपको बढ़ना है, उसका प्रॉफिट बनेगा थोड़ा, तो वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी 100 जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उस समय वो रेडी टू गिव है, लेकिन कौन दे देगा तो नहीं। यही सिचुएशन यहां पर है कि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंच जाए, अप्लाइड फोर्स, तो हम उस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। यानी ये पीक वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है और फ्रिक्शन स्टैटिक से कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में। जब ऑब्जेक्ट लुढ़कने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक। जैसे एक साइकिल है, आप कभी चलाते हो तो सबसे पहला पाइडल सबसे ज्यादा ताकत मांगता है, सबसे ज्यादा फोर्स मांगता है, और एक बार लुढ़क ले साइकिल तो उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो काइनेटिक से मोर देन होती है, काइनेटिक उससे छोटा होता है लिमिटिंग से। तो लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोलता हूं, लिखिए सच पीक वैल्यू ऑफ static friction, such peak value of static friction at which object ready to move, at which object ready to move is known as limiting friction. Is known as limiting friction. It is maximum value of static friction. It is maximum value of static friction. It is maximum value of static friction. यानी ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज है, स्टैटिक ही है, बट ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। अब फिर उसी डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं हम। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड mg काम करता ही है, रिएक्शन अपवर्ड करेगा ही। आपने फोर्स F लगा दिया इसको मूव करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स इधर को ही काम कर रहा अभी भी, बात समझना। इस समय लेकिन अगर ये F जो अप्लाइड फोर्स है वो Fs के अप्रॉक्स हो चुका है, तो ये ट्रेवल करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी ट्रेवल कर नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा, मूव करने वाला ही है, ये कह सकते हो। तो इस समय भी सिचुएशन वही बनेगी जो स्टैटिक में बनाया था फार्मूला, लिमिटिंग का भी यही बनेगा, बट यहां पर सफिक्स में मैक्स वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? मतलब है स्टैटिक्स लेकिन मैक्सिमम है, इससे ज्यादा फिर स्टैटिक नहीं बनेगा, फिर वो ड्रॉप होकर काइनेटिक में आ जाएगा। तो Fs मैक्स प्रोपोर्शनल टू R, तो Fs मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, mg वही सब पूरी बातें। और म्यू एस यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, डेफिनेशन तो बोल दी मैंने, इस डायग्राम को बना करके पहले इतना नोट करिए, फिर हम इसके कुछ लॉज हैं वो बोलेंगे। अब आप डालें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लीज। अब लॉज के बारे में बात करते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो देखिए फर्स्ट लॉ इसी फार्मूले से बनता है। हम सिंपली कहेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो रिएक्शन काम करता नॉर्मल।
इस आर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो फर्स्ट लॉ यही बनेगा। तो नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट नंबर डालकर, द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू normal reaction of contact surface, directly proportional to normal reaction of contact surface, contact surface। और ये दोबारा से इतना नोट कर लीजिएगा, ये पूरा ये फार्मूला और ये पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम सेकेंड लॉ बताएंगे। सेकेंड लॉ जरा समझना, मैंने भी सिखाया था कि जो कांटेक्ट सरफेस हैं, अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर वो रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा रफ है तो और ज्यादा फ्रिक्शन होगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, उनकी स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ये भी एक लॉ बनेगा। तो लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज depends on, the magnitude of friction force is depends on nature of contact surfaces, nature of contact surfaces, ब्रैकेट में लिख देना रफनेस एंड स्मूथनेस, ब्रैकेट में लिख देना रफनेस और स्मूथनेस, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट इसका हो गया। थर्ड लॉ सुन लीजिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा और मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी एक लॉ बनेगा। तो लिख लीजिएगा, द फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, द फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस but in opposite direction of motion, but in opposite direction of motion। ये हमारे 3 लॉज हो गए। अब हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पर। 1 मिनट, एक चीज और छोटी सी है उसको भी लिख लो, फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डाल दें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ लें जरा क्या होता है। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहें या फ्रिक्शन एंगल कहें, मतलब एक ही है। नहीं, अभी टाइप में नहीं है, अभी हम उसी में चल रहे हैं, एक तरह से स्टैटिक में ही समझा रहे हैं। सुनो, आप जरा ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, Fs, और एक फोर्स ये काम कर रहा है, R। ये दोनों फोर्स देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में 90 बना रहे हैं। अगर वेक्टर मेथड से हम कहें इनका नेट वैल्यू चाहिए मुझे, रिजल्टेंट, तो हम पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे। देखो तो रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई जी। अगर वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे आसानी से। इन दो फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को हमने कोई नाम दे दिया, P दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? P नाम दे दीजिए। P वेक्टर फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखो रिएक्शन और P के बिटवीन ध्यान से देखो, एक एंगल आपको बनता दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इस एंगल को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो थीटा के सफिक्स में क्या डाल दिया? S। स्टैटिक फ्रिक्शन का एंगल है ये। जब काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तो K लिख देंगे सफिक्स में। बात बाकी सफिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, अगर ना भी आप लिखना चाहो सफिक्स तो कोई बात नहीं, बिना सफिक्स से भी लिख सकते हो। तो जैसे डेफिनेशन बनानी मुझे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, डिफाइन करने को आता है, तो हम एक तो बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो हम कहें एंगल बिटवीन P एंड R। नहीं कह सकते? बताओ, एंगल बिटवीन P एंड R इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई P क्या है, क्या P के पिक्चर वाला P है क्या ये? तो P क्या है तो हमें बताना चाहिए नीचे कि नहीं बताना चाहिए? पहली लाइन तो लिख देंगे एंगल बिटवीन P एंड R इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर नीचे लिखेंगे वेयर P इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स Fs। बोलो भाई, P क्या था? इन दो का रिजल्टेंट फोर्स था। R इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस।
जिस पे ऑब्जेक्ट रखा है, या यही बात हम स्टेटमेंट में दोनों डालते हुए स्टेटमेंट को बढ़ाएं आगे। एक तरीका ये भी डिफिनेशन का हो सकता है, मैं उसको भी बता देता हूं। हम कहेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर एंड द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। मैं पी को नहीं बोला, लेकिन पी के बारे में बोला कि इनके का रिजल्टेंट, यानी आर और एफ एस के रिजल्टेंट के बिटवीन जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो आपको आसान लगे वो तरीके से डिफाइन करना एग्जाम में, फिलहाल मैं लिखा रहा हूं, उसको लिख लो। आप लिख लीजिए द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स Fs with reaction R, friction force Fs with reaction R, that is P। वो बनेगा क्या? P तो बनेगा, that is P is known as angle of friction, is known as angle of friction। It is denoted by theta s, it is denoted by theta s। इस डायग्राम को बना लो भाई इस डेफिनेशन के साथ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन एंगल की बात कर रहे थे, इसका एक फार्मूला भी बनेगा, जरा ध्यान देना। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता कि नहीं होता? ये थीटा है, इसके सामने ये वाली हिस्सा ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और ये बेस हुआ, तो देखिए ये जो साइड होगी वो इसके पैरेलल है, पैरेलल साइड इक्वल होती है, आप जानते हो पैरेललोग्राम में, और इस साइड पे एफएस लगा है तो ये भी एफएस ही बोला जाएगा। तो जो टेन थीटा बनेगा, जरा फार्मूला सुनना भाई प्लीज, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई, और वो आर है, एफ एस मैंने अभी सिखाया था म्यू एस आर, याद है? एफ एस का फार्मूला क्या था भाई जी? म्यू एस आर, आर आर काट डालो तो सीधा टेन थीटा एस इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा? म्यू एस। यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो टेन इनवर्स। अब इसका एक एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूं, जैसे सपोज करो न्यूमेरिकल आता है, अगर गिवन हो, कभी गिवन है हमको, सपोज करिए गिवन म्यू एस इज इक्वल टू √3, फाइंड थीटा एस। थीटा एस मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो न्यूमेरिकल दे दिया हमको, हमसे कहा गया भी म्यू एस तुम्हें इतना √3 है, कितना है? ये गिवन है, गिवन है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इज √3, डिटरमाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आपने रिलेशन सीखा, देखो टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, तो देखो म्यू एस की जगह हम टेन थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ, और उसकी वैल्यू √3, और √3 किसकी वैल्यू? तो थीटा इज इक्वल टू एंगल निकल आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर कभी निकालना पड़े, कहीं किसी न्यूमेरिकल में नीड होगा, कहीं कुछ होगा, तो हम, अगर हमें म्यू एस गिवन है तो हम टेन थीटा एस निकाल लें, और अगर टेन थीटा एस गिवन हो या थीटा गिवन हो तो म्यू एस भी तो निकाल सकते हो। मान लो थीटा हम 60 डिग्री दे दें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60, फाइंड कॉफिशिएंट, तो म्यू एस इज इक्वल टू 1060, और 1060 √3, तो म्यू एस √3 आ जाएगा। इसको और नोट कर लो जरा, उसी के आगे फ्रिक्शन, इसको हटा रहा हूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन डाल दो, स्टार्ट कर दो भाई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जरा देखते हैं क्या होता है, ये बहुत आसान बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब ही मूवमेंट है, मोशन है, यानी अगर हमने सफिशिएंट फोर्स अप्लाई कर दिया तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको क्रॉस कर गए, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करने लगा। तो मूवमेंट के समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे अभी एग्जांपल बताया साइकिल वाला, पहला पाइडल होता है तो गाड़ी रुकी हुई होती कि नहीं होती बताओ साइकिल, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ा, और एक बार लुढ़कने लगी तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा लेस होता है। लिमिटिंग कौन सा होता है? स्टैटिक ही होता है। तो डेफिनेशन लिखिए पहले, काइनेटिक की लिखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन contact surfaces
ड्यूरिंग मोशन is known as kinetic friction force. Is known as kinetic friction force. It is also in opposite direction of the motion. It is also in opposite direction of the motion. एक और लाइन लिखना, kinetic friction always less than static friction. Kinetic friction always less than static friction. और ये फ्रिक्शन भी रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है, तो लिख दे आगे, दिस फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन. गिवन एज, देखिए जरा इसमें बस सफिक्स में एस की जगह हमने के यूज किया है, के फॉर काइनेटिक. एफ के प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो म्यू के लगाएंगे, ये म्यू के बोला जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट. काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, इसको जरा नोट कर लो भाई जी. अब एक ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए. तो चलिए ग्राफ किस तरह से बनेगा जरा ध्यान देना भाई. ये जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स है, इस तरफ हम अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स. अब सुने जरा, हम सपोज करिए अप्लाइड फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, इंप्रूव करते जाते हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये भी इंप्रूव करता है, भले ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो. फ्रिक्शन फोर्स स्लोली इंप्रूव करेगा. जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंप्रूव कराएंगे तो फ्रिक्शन भी उसी तरह बढ़ता जाएगा और फिर धीरे से एक पीक वैल्यू अटेंड कर लेगा. इस सिचुएशन के बाद जो बनेगा ये हिस्सा, ये बोला जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बोला जाएगा? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको एफएस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एफएस मैक्स, मतलब लिमिटिंग का सिंबल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एफएस मैक्स. और ये हमारा स्टैटिक है. यानी जैसे जैसे अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाते हो, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, वैसे वैसे स्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है. और लेकिन जब वो पीक पर पहुंच जाता है पर्टिकुलर जगह तो उसको हम बोलने लगते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के तुरंत बाद ध्यान देना, फ्रिक्शन की वैल्यू डाउन हो जाती है और उसके बाद डाउन, चूंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो डाउन होकर के ये कांस्टेंट हो जाता है. ये कांस्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या बोलेंगे? काइनेटिक. यानी अगर कभी ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तुम्हें, देखो तीनों फोर्स हैं यहां पर, 3 टाइप के. पहला स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग स्टैटिक और तीसरा काइनेटिक. काइनेटिक हमेशा लिमिटिंग से लेस देन होता है लिमिटिंग स्टैटिक से. स्टैटिक तो वेरी करता जाता है, देखो वेरिएशन हो रहा है. स्टैटिक बहुत कम था पहले, 0 था सपोज करो, जब हमने अप्लाई नहीं किया फोर्स तो 0 था. जैसे जैसे ताकत बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी रोकने की कोशिश करता है और तब तक रोकता है जब तक लिमिटिंग तक नहीं पहुंच जाता है. फिर वो लेकिन ऑब्जेक्ट खिसकने लगेगा अगर अप्लाइड फोर्स इस लिमिट को पार कर जाएगा तो. और जब स्लाइड होने लगा तो हम आसानी से स्लाइड कर पा रहे हैं, उतना ज्यादा फोर्स जरूरत नहीं पड़ता है. तो काइनेटिक का थोड़ा सा ग्राफ नीचे आकर के ऐसे चलता रहेगा. इस ग्राफ को बना ले भाई जी. तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने अभी डिस्कस किया है. काइनेटिक फ्रिक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देखिए, एक पार्ट हमारा होगा इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन. काइनेटिक के ही 2 पार्ट्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सेकेंड इसका जो बनाएंगे बी पार्ट कह सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन. दोनों के जैसे कि नाम है, इससे भी थोड़ा सा आप अपने आप आइडिया लगा पाओगे. देखिए, मूव तो करने लगा, लेकिन अगर वो स्लाइड करता हुआ मूव कर रहा है तो जब फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम स्लाइडिंग काइनेटिक बोलेंगे. और वही ऑब्जेक्ट मूव करे लेकिन रोल करते करते पहिया जैसे चलता है, भाई कार को हम धक्का दे रहे थे तो पहले देते गए बढ़ाते गए ताकत, लेकिन भी ट्रेवल नहीं कर पा रही, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो हमारा स्टैटिक है. और जब मैक्सिमम लगा दिया हमने उसके बाद ये चलने लगी तो वो चलेगी तो खिसकेगी नहीं, वो क्या करेगी? रोल करेगी. फ्रिक्शन वहां भी काम करेगा.
और फ्रिक्शन स्लाइड करने में भी करेगा, और दोनों काइनेटिक है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो दो अलग अलग पार्ट्स में इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो लिख लेना अगली लाइन में, काइनेटिक फ्रिक्शन हैव टू टाइप्स, काइनेटिक फ्रिक्शन हैव टू टाइप्स, और उसका ए पार्ट लिख दो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। इसकी डेफिनेशन लिखिए, बोले भाई, लिखिए द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड between contact surfaces of two objects, applied between contact surfaces of two objects when one object slide over other, when one object slide over other। अच्छा, एग्जाम्पल लिखना हो मुझे स्लाइडिंग वाला कोई, तो आप सैक यानी बोरा होता है, बोरे को आप जमीन में खिसकाते हैं ताकत लगा के, तो लुढ़कता तो नहीं है, वो किसका हो, स्लाइड है तो करता है। तो लिख दे व्हेन अ सैक, हाँ एग्जांपल में, व्हेन अ सैक ऑफ ग्रेन्स, अनाज से भरा हुआ बोरा, ठीक है, व्हेन अ सैक ऑफ ग्रेन्स पुल्ड बाय अस ऑन रफ सरफेस, pulled by us on rough surface, then the friction force is sliding friction, then the friction force is sliding friction। सेकेंड नंबर डाल दो रोलिंग फ्रिक्शन, सेकेंड कैटेगरी हमारी आएगी रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें डेफिनेशन इसी स्टाइल में रहेगी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करेगा। तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, लिख लें, व्हेन स्टार्टिंग कैसी थी इसकी, इस वाले की डेफिनेशन, हाँ तो ऐसे इसी स्टाइल से बोलेंगे, द फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहा हूं, ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस, एक्टिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स when one object rolls over other, when one object rolls over other object, rolls over other object, okay, is known as rolling friction, is known as rolling friction। इसका एग्जांपल तो बहुत आराम से लिख सकते हो, व्हील्स ऑन द ग्राउंड या रोड, है ना, तो लिख लो इसमें एग्जांपल में, द फ्रिक्शन acting between wheel of a vehicle and road, the friction acting between wheel of the vehicle and road। इसके लॉज जरूर जान लो, रोलिंग फ्रिक्शन में लॉज समझना जरूरी है, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये डाल दो आप। फर्स्ट इसका नंबर 1 डाल दो, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में नंबर 1 डाल दो। पहला बिल्कुल सिंपल वही है, जैसे कि ऑब्जेक्ट पर जो रिएक्शन काम करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, अब हम सफिक्स में इसके आर लिखेंगे रोलिंग के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसका दूसरा रूल होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट की रेडियस के इनवर्सली होती है। जो रोल करने वाला सिलेंडर है या सर्कल है या स्फीयर है, उसकी रेडियस के इनवर्सली होता है ये, ठीक है। तो लिखें डेफिनेशन में, इसके रूल्स में पहला नंबर डाल के लिखें, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, rolling friction is directly proportional to the normal reaction acting on object, normal reaction acting on object। और ये फार्मूला लिख दें, FR proportional to R। नेक्स्ट लिख दें रूल सेकेंड, it is inversely proportional to the radius of the rolling cylinder, it is inversely proportional to the radius of rolling cylinder।
ये इस तरह लिख दो, एफ आर प्रोपोर्शनल 1/r। इनको हाँ फिर बोल दें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर। सिलेंडर, सर्कल और स्फीयर आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इनको कंबाइन कर लोगे आप तो एफ आर प्रोपोर्शनल कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होगा। ये प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो एक वही कॉफिशिएंट आएगा, इसके सफिक्स में आर लिख लेंगे, ये रोलिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बोला जाएगा। तो एक फार्मूला तैयार हो गया तुम्हारे पास, इन दोनों को एक साथ लिया हुआ है हमने। यहां तक पहुंच जाइए नोट करके, रुको जरा इसको।